कॉलेज छोड़ने से पहले वो ट्रिप फिक्स किया था, जंगल और शिकार। अमावस्या से पहले चलो अभी शिकार पे चलते हैं। मुझे नहीं पता था कि हमारे पूर्वजों ने एक रेस्ट हाउस भी बनाया था शिकार के लिए। आशीष ने बोला कि रेस्ट रूम में ही बैठ जाते हैं और शाम को शिकार पे चलते हैं। आज कोई अमावस्या नहीं। लेकिन इतनी तेजी से हम तीनों भागे कि रास्ता ही भटक गए। और अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। हम सबने मिलकर डिसाइड किया कि हम फार्म हाउस नहीं जाएंगे, रेस्ट रूम में रात गुजारेंगे। तभी खिड़की के बाहर मैंने और आशीष ने एक सफेद सा चेहरा देखा। चलो दरवाजा खोलते हैं, कोई जानवर हुआ तो मार डालेंगे। बाहर पूरा अंधेरा था। आशीष के हाथ पैर कुछ ऐसे मुड़े हुए थे कि आम आदमी के लिए वो पॉसिबल ही नहीं था। वो दीवार पे चढ़ रहा है और वहां से वो उल्टा लटका हुआ है। क्या था? उसका बदन तप रहा था। ऐसा लग रहा था हम में से किसी को पहचानता ही नहीं है। जिस चीज से हम लोग भाग रहे थे हमें पता ही नहीं था कि वही हमारे साथ सफर कर रहा है। आशीष को क्या हो रहा था किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सब लोग बस गाड़ी में नजर टिकाए बैठे थे कि कब हॉस्टल पहुंचेंगे। रॉक गाड़ी चला रहा था पर उसका सारा ध्यान आशीष पे था। मैं उसको पकड़ के बैठा था। उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था। जुबान सूख के काली हो गई थी। आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी। कुछ बुरा कर तो बोल रहा था पर समझ में नहीं आ रहा था। शरीर सूखी लकड़ी से अकड़ा हुआ था और बदन का ताप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम लोग उसको पानी पिलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो पानी बाहर थूक दे रहा था। फिर मैंने रॉक को कहा कि किसी दवाखाने में रोक के इसका इलाज करवाते हैं, नहीं तो मर जाएगा ये। एक हॉस्पिटल में रुक के हम लोगों ने आशीष की ट्रीटमेंट करवाया। वहां डॉक्टर ने 2-3 घंटे में हमको छोड़ दिया। कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। एक्सर्शन और स्ट्रेस की वजह से उसको बुखार था, ट्रीटमेंट हो गया है। दवा के असर की वजह से वो काल तक सोएगा। उनको रेस्ट दीजिए, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। डॉक्टर के भरोसा दिलाने पर हम लोग हॉस्टल चले गए। शैतान की दावत में जब गए थे तो कीमत तो चुकानी ही थी। आशीष के जिस्म में जो भी अस्तित्व था वो जाने अनजाने में इनकी जिंदगी में भी प्रवेश कर चुकी थी। अब देखना ये था कि कीमत ये किस तरह चुकाते हैं। ये सब रात को हॉस्टल पहुंचे। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, रॉक ने मुझे कहा कि आशीष की तबीयत खराब है और तुम उसका ख्याल रखो। आशीष के साथ क्या हुआ था इसके बारे में ना कोई ठीक से बता सकता था, ना ही कोई बताने की स्थिति में था। तो शशांक के हवाले आशीष को छोड़ के हम अपने अपने कमरे में चले गए। मुझे कुछ नहीं बताया इन कम वक्तों ने और मुझे अकेला उस जिंदा मौत के हवाले करके ये सब चले गए।
शैतान का खेल शुरू हो चुका था। रात को शशांक ने मुझे और हिमांशु को उठाया। शशांक रात को घबराया हुआ हमारे पास आया। रात को अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि आशीष, हाँ आशीष, ये एक चेयर लेके मेरे बेड के पास बैठा हुआ है अंधेरे में। पर मुझे अचानक से लगा कि वो वहीं बैठा हुआ मुझे बहुत दूर से घूर रहा था। मैंने आशीष को पुकारा पर उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया, बस गहरी सांसें ले रहा था। मैंने उठ के कमरे की लाइट ऑन की और देखा कि आशीष चेयर पर है ही नहीं। वो अपने बेड पे पड़ा था, शरीर बेड पे पड़ा था, हाथ और सिर नीचे लटके हुए थे और एक शैतानी नजर से मेरी तरफ घूर रहा था। मैंने फिर इसका नाम पुकारा तो एक अजीब सी आवाज में उसने मुझे बोला, मैंने लाइट ऑफ कर दिया पर वही खड़ा रहा। फिर मैंने देखा कि आशीष की दोनों आंखें जल रही है और अंधेरे में एक डरावनी आवाज और वो जलती हुई आंखें तेजी से कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में बिजली की रफ्तार की तरह से दौड़ने लगी। मैंने फिर लाइट ऑन कर दी। फिर मैंने देखा कि आशीष कमरे के दूसरे कोने में खड़ा था और अपना सर दीवार पे पटकने लगा और लाइट अपने आप ऑफ हो गई। मैं डर के वहां से भाग गया। शशांक ने बोला कि आशीष पागल हो चुका है, लेकिन हमें यकीन था कि आशीष के साथ कोई बुरी चीज हमारे बीच आ चुकी है। आशीष किसी के वश में था। अब दिमाग मान चुका था कि कुछ बहुत ही बुरा हुआ है हमारे साथ। हमारी समझ में ये बिल्कुल नहीं आ रहा था कि जो भी चीज वहां ऊपर छत पे थी वो अंदर तो नहीं आई, फिर आशीष को कैसे बस में किया। मैं भी परेशान था कि ये कैसे हुआ। फिर रॉक, हिमांशु, शशांक और मैं, हमने तय किया कि आशीष को एक कमरे में बंद कर देंगे और सुबह किसी तांत्रिक के पास ले जाएंगे। हम जब आशीष के कमरे में पहुंचे तो वो बेड पे सोया हुआ था। सर से खून बह रहा था, जैसे शशांक ने बताया था। पैंट में सुसु भी कर चुका था उसने। आशीष को हमने बेड से बांध दिया ताकि वो खुद को और नुकसान न पहुंचा सके। फिर सब दरवाजा बाहर से लॉक करके अपने अपने रूम में चले गए। मैं रॉक के रूम में सोने के लिए चला गया। सब शैतान को कमरे में बंद करके अपने रूम में तो आ गए, लेकिन शैतान के होने की एहसास को कैसे बंद करते। यहाँ शैतान किसी के शरीर को जकड़े था और वहां शैतान किसी के दिमाग को जकड़े था। दिमाग को जकड़ने वाला शैतान बड़ी तेजी से उनको मौत की दहलीज की तरफ धकेले जा रहा था। बुलेट को आशीष से बहुत ही ज़्यादा नफरत थी। उसको कंपनी से कॉल आया, सुन के वो तिलमिला गया। उस दिन छत पे शराब पीते हुए उसने कहा कि आशीष को सबक सिखाना पड़ेगा। ये आशिक को सबक सिखाना है, आशिक को सबक सिखाना है। ये अबे क्या बोल रहा था? तू ही बोल रहा था ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। अगर मैं अपनी मोहब्बत के लिए जंग लड़ रहा हूं तो वो भी जायज है। तू बोल ना, क्या करेंगे? बोल, उस आशीष का क्या करेंगे? अरे बोल ना, क्या करेंगे? मैंने बोला कि मैं उसके बाइक के पीछे पीछे जाऊंगा और उसको धक्का मार के एक्सीडेंट करवा दूंगा। फिर मैंने नितिन की ओर देखा। नितिन ने कहा, उसको हॉस्टल के छत से नीचे फेंक दूंगा। फिर खुद ही बोला, क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? मेरा तो
मेरा तो मन कर रहा है कि उसे लेकर जाऊं उस हॉस्टल के पीछे वाली सटाटा पे और एक बड़े से पत्थर से उसका सिर को पीट पीट के फोड़ दूं। छोड़ूंगा नहीं उसको। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो ये सब नहीं करता। उसकी हालत ऐसी करता कि वो जॉब ज्वाइन ही नहीं कर पाता। अभय की बातों से हमने प्लान बनाया कि हम आशीष को उठा लेंगे और उसका हाथ पैर तोड़ देंगे ताकि वो उठने के काबिल ही ना रहे। हमारे बुरे काम का ही नतीजा होगा कि हमारे दिमाग में ये सब ख्याल आया। अगले दिन जो हुआ उसे हम जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे। जिनके रातों को शैतान ने निगला हो उनके दिन भी कम खौफनाक नहीं होते। सुबह उठ के मैंने शशांक को सबको बुलाने को कहा। सुबह ना वहाँ मीकू था ना पीयूष, जय भी गायब था, हिमांशु था बस। कोई दिख नहीं रहा था तो मैं और रॉक आशीष के पास गए। शशांक ने तो अपने ही रूम में जाने से मना कर दिया। रात का डर अभी भी मेरे दिल से गया नहीं था। मैं और हिमांशु आशीष के कमरे में पहुंचे तो हमारे होश उड़ गए। जो कमरा हमने रात को बाहर से बंद किया था वो खुला पड़ा था। आशीष नहीं था कमरे में। रस्सियां भी खुली पड़ी थी। कमरा इस तरह तहस नहस हुई पड़ी थी जैसे कोई तूफान आया हो। दीवार पे कुछ खुदा था। शायद उसने अपने नाखून से खरोचा था। खून के छींटे इधर उधर पड़े थे। जगह जगह पे जो खुदा था वो किसी मशरूम या जेलीफिश की तरह दिख रहा था। एक ही तरह की कुछ आकार दीवार पे खरोच खरोच के बनाया था, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आशीष भी नहीं था। हम सबको ढूंढने की कोशिश करने लगे। गार्ड ने बताया कि पीयूष और मीकू सुबह ही घर जा चुके हैं, पर न जय का पता चल पाया न आशीष का। दोनों के लिए बहुत फिक्र हो रही थी। इधर ये दोनों डरपोक घर चले गए थे। पिछले 2 दिन जैसे बीते थे हमने घर चले जाना ही ठीक समझा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। शाम को बुलेट दौड़ता हुआ आया और बोला, राज, अबे, अरे कहाँ सब मर गए तुम लोग? अरे देखो मेरे किस्मत तो देखो, यहाँ साला आशीष कमीना अकेले घूम रहा है। चलो यही सही मौका है, चलो उसको उठा लेते हैं और पूरा खर्चा पानी बराबर कर देते हैं। क्या कहते हो? चलो ना। हम चारों ने डिसाइड किया कि आशीष को उठा के वो जो छत पे स्टोर हाउस है ना वहीं पे बंद कर देंगे और रात को एक बोरी और एक रस्सी से हमने उसे पकड़ लिया। जितना मुश्किल सोचा था उससे कहीं ज़्यादा आसान निकला उसे पकड़ना। ना उसने कोई आवाज़ दी ना कोई हरकत। हमें तभी शक हो जाना चाहिए था, पर हम तो खुश हो रहे थे। चलो कहीं किसी को पता ही नहीं चला। उसके चेहरे को एक बोरी से ढक दिया और कॉलेज के छत के ऊपर जो स्टोर हाउस था वहाँ पे एक खिड़की से उसका हाथ पैर बांध दिया और स्टोर हाउस बंद करके आ गए। वहाँ पे आता नहीं था तो हमें लगा कि आशीष की आवाज़ को कुछ सुन नहीं पाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे। शैतान अपनी आवाज जहां चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे पहुंचा सकती है, पर उस आवाज को बर्दाश्त करने की शक्ति सब में नहीं होती। इंतजार करते करते शाम हो गई, फिर भी आशीष और जय दोनों का कोई खबर नहीं था। हम लोग बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि क्या करना है। तभी गार्ड ने आके बताया कि हिमांशु से कोई मिलना चाहता है बाहर। हिमांशु चला गया और बहुत देर तक नहीं लौटा। मुझे गार्ड ने बताया कि कोई मिलना चाहता है, तो मैं बाहर आया। बाहर बड़े भैया आए थे, कुछ अर्जेंट बात करने के लिए मुझे अपने साथ ले गए। खबर बुरी थी। पूरे वक्त पे बुरा खबर। सवालों के पर्दों में सब कुछ धुंधली हो रही थी। बहुत टाइम के बाद कोई मिलने आया। हिमांशु नहीं, जय था। मैंने उसे गुस्से से पूछा, कहाँ था वो अब तक? जय वापस आया पर उसका चेहरा उतरा हुआ था। हमें ऐसा लगा कि शायद उसे आशीष के बारे में कुछ पता होगा। आशीष को बहुत खतरा था। आशीष की कोई खबर नहीं थी उसके पास। उसने बताया कि वो कहाँ था दिन भर। काफी चौंकाने वाली बातें बताई उसने। जब मैं सुबह उठा तो सब सो रहे थे।
मैं आशीष के कमरे में गया। आशीष वहां पे नहीं था। कमरे की हालत भी बहुत खराब थी। दीवार पे खुरेद के कुछ बनाया था उसने। उसके बारे में पता करने के लिए मैं बाबा उग्र शास्त्री के पास गया। उनको तांत्रिक विद्या में महारत हासिल है। उनसे मिलने में और बात करने में पूरा दिन निकल गया, लेकिन उनसे बात करके हमारे काफी प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे और ये भी पता चला था कि आशीष बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। कौन खतरे में है, किसकी जान जाएगी, ये तो वक्त तय करेगा या शैतान। फिलहाल शैतान की आहोश में डूबा आशीष कुछ लोगों के लिए आफत बना हुआ था और उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। बुलेट के कहने पे मैं, राज और नितिन इकट्ठा हुए कॉलेज के पास। लगभग 10 या 11 बजे थे। नितिन ने कहा, आज बुलेट की सारी ख्वाहिश पूरा कर देते हैं। और बुलेट ने कहा, आज तो मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वो भी पछताएगा अपनी पैदा होने पर। पछताने वाले तो हम थे। कॉलेज सुनसान था और हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए स्टोर हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। बुलेट ने दरवाज़ा खोला। अंधेरा था पर थोड़ा बहुत कुछ दिख रहा था। उसको जहाँ बांधा था वहां से वो खुद को खोलकर एक कोने में दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ा था। उसका चेहरा अभी भी बोरी से ढका हुआ था। बुलेट ने आवाज लगाई, विलेन बना दिया मुझे तूने। अच्छा नहीं किया तूने, अच्छा नहीं किया आशीष। मैं बदला हूं तो मेरे भी तो कुछ कहानी है। मैं आज बुरा हूं, ये तो तेरी मेहरबानी है। आज मैं तुझे ऐसी सबक सिखाऊंगा कि तू साला जिंदगी भर याद रखेगा। जिंदगी में सब कुछ भूल जाएगा पर मेरी याद जरूर रखेगा, देखना। उसने 2-3 बार आवाज दी पर वो नहीं सुना। फिर वो पलटा। इतनी जोर से उसका शरीर मुड़ गया जैसे हड्डियां टूट ही गई हो, लेकिन पैर वही का वही, और वो धड़ाम से गिर गया। बुलेट उसके पास जाकर उसके चेहरे से उस बोरी को हटाया। कहते हुए भी कांप रहा हूं मैं। उसका चेहरा गर्दन से 90 डिग्री मुड़ा हुआ था। चेहरा बुरी तरह से नोचा हुआ था, पूरा खून से लथपथ था। ऐसा लग रहा था जैसे होंठ चबा डाले हो। और वो अपनी खोखली आंखों से सीधे हमारी आंखों में घूर रहा था। हम सब पीछे हट गए। उसका जिस्म एक अजीब सी करहाहट के साथ उठा। एक अजीब सी आवाज आ रही थी, मानो जैसे कोई जोड़ टूट रहा हो। हम सबके जबान सूख गए, कोई चू भी नहीं कर पा रहा। उसकी कुर्राहट हमारे कानों को चीर रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम कोई तूफानी समुद्र में फंसे हों और उसके बहाव में इधर से उधर हो रहे हों। फिर अचानक से उसकी कुर्राहट बंद हो गई। फिर वो एक भयानक आवाज में हंसने लगा। हमारे पैर जैसे जम ही गए। हंसते हुए पीछे पीछे गया और छिपकली की तरह दोनों हाथ दोनों पैर से दीवार पर चढ़ने लगा। सबसे पहले बुलेट भागा वहां से, फिर राज और फिर मैं। नितिन नहीं भाग पाया, वो वहीं पे गिर गया। नितिन की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। वो वहां गिरा पड़ा था। जैसे हम सीढ़ी की तरफ आए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया
और वो उधर ही रह गया। उसके लिए ठहरने का साहस किसी में नहीं था। नितिन की आवाज़ दरवाजे के पीछे खो ही गई। हम तेजी से सीढ़ियाँ उतर के भागने लगे। हम नीचे पहुंचे ही थे कि ऊपर उड़ता हुआ नितिन का शरीर सीधे पथरीले रास्ते पर नीचे गिरा। बिल्कुल सर के बल गिरा वो। नितिन की आवाज़ भी नहीं आई, बस जैसे कोई कद्दू फटा हो। इसी तरह सर फट के बिखर गया रास्ते पे। उसने नितिन को मारा फिर फेंका या वो खुद गिर के मर गया, ये कोई कह नहीं सकता। वहां खड़े होने का साहस किसी में नहीं थी। हम बस भागते चले गए। राज दूसरी ओर भागा, मैं और बुलेट सात रूम की तरफ भागे। मैंने अपनी बाइक पकड़ी और वहां से फुल स्पीड से निकला, पर थोड़ी ही दूर गया था कि लगा जैसे मेरे बाइक को कोई पीछे से पकड़ रहा है। मैंने मुड़ के देखा तो वो आशीष का भयानक चेहरा था। उसने मुझे गले और सर से ऐसे पकड़ा जैसे तो मैं सामने कुछ देख ही नहीं पाया, ना ही मैं बाइक का स्पीड कम कर पाया। फिर सामने से आते हुए ट्रक के साथ रूम तक पहुंचने के लिए हमें सन्नाटे से होकर गुजरना था। बुलेट आगे आगे भाग रहा था और मैं पीछे। अचानक बुलेट मूर्ति की तरह खड़ा हो गया। अगले ही पल वो ऐसे गिरा जैसे कि उसके पैर किसी ने खींच लिए हो। फिर वो सन्नाटे के अंदर खिंचता चला गया। वो चिल्लाया जरूर, पर उसकी आवाज धुंधली होती चली गई। मैं भागता रहा और तब तक भागा जब तक कि मैं रूम न पहुंचा। आशीष अगर रात भर में नहीं लौटता है तो काफी जाने जाएंगी, ऐसा कहा था शास्त्री जी ने। जय की बातों से एक बात तो साफ हो गई थी कि आशीष का पता लगाना बहुत ही जरूरी था। आशीष को एक जगह ढूंढना बाकी था, बस बुलेट के पास। पर वो तो सतवीरा था। उनके ग्रुप में अभय ही थोड़ा अक्ल से काम लेता था, तो मैं, रॉक और जय अभय के रूम पे गए।